शौर्य और पराक्रम के किस्से उत्तर भारत के बच्चे बच्चे से सुनने को मिल जाएंगे। मैं वही लक्ष्मीबाई हूँ जो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। मैं वही लक्ष्मीबाई हूँ जो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। मैं वही हूँ जिसने अपने जीते जी कभी भी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर अधिकार नहीं करने दिया। मैं वही रानी लक्ष्मीबाई जिसने युद्ध के दौरान अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर युद्ध किया था। मैं वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय वीरांगना हूँ जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना अंग्रेजों से युद्ध किया। मैं वही हूँ जिसका युद्ध कौशल देख शत्रु ने भी कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। मेरे जीवन में अनेक मुश्किलें, अनेक बाधाएं आई, लेकिन मैंने एक सच्चे देशभक्त की भांति सारी विपत्तियों का सामना किया। मैं अपने अपार साहस और वीरता से केवल संपूर्ण भारत में नहीं अपितु समस्त विश्व में हमेशा के लिए अमर हो गई। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाने आई हूँ और आपसे निवेदन भी कर रही हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता का जयकारा अवश्य लगाएं। 19 नवंबर सन 1835 को वाराणसी में मराठा ब्राह्मण परिवार के मोरोपंत और भागीरथी बाई के लिए खुशियों का दिन था, जब एक सुंदर कन्या ने उनके घर जन्म लिया। विशाल मस्तक व बड़ी बड़ी आंखें उसके तेज को व्यक्त कर रही थी। जन्म के कुछ समय बाद तक ज्योतिषी ने उस कन्या की जन्म पत्री देखकर बताया था कि कन्या तुम्हारे पूरे परिवार का नाम सदियों तक अमर कर देगी। उस समय तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, पर मणिकर्णिका जैसे वे प्यार से मनु कहते थे कि बातचीत व व्यवहार देखकर उन्हें उसे ज्योतिष की बात पर धीरे धीरे यकीन होने लगा। मणिकर्णिका कन्या कोई और नहीं, मैं स्वयं लक्ष्मीबाई थी। मेरा बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 4 वर्ष की उम्र में मेरी माँ का देहांत हो गया था। अब तो मेरे पूर्ण पालन पोषण की जिम्मेदारी पिता मोरोपंत पर आ गई थी। मैंने छोटी सी उम्र में ही तलवार व बंदूक चलाना सीख लिया था। घुड़सवारी तो मेरा पसंदीदा शौक था। पिता मोरोपंत को मेरे विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही मेरा विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया। अब गरीब ब्राह्मण की बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। 19वीं शताब्दी में वह समय था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार का अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने आए थे उनके इरादे नेक नहीं थे। धीरे धीरे उनकी कुटिल चालें उजागर हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेजों ने तेजी से भारत की राजनीतिक सत्ता को हथियाना शुरू कर दिया। कई भारतीय राजा उनके कृपा पात्र बन चुके थे, लेकिन उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाने में होड़ लगी थी और अंग्रेजों ने इनकी इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर, वह दौर ऐसा था कि भारत का दुर्भाग्य कहें या अंग्रेजों का भाग्य, प्रत्येक घटना ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हो रही थी। बुंदेलखंड में भी मराठा कमजोर पड़ चुके थे। बाजीराव तो केवल नाम के पेशवा रह गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए की पेंशन दे रही थी और बिठुर की जागीर भी उन्हें दे दी गई थी। उधर झांसी की सत्ता और ब्रिटिश शासन के बीच में हुई संधि, जिसकी पहली शर्त थी कि अब अंग्रेजों को सहायता की आवश्यकता होगी, उस समय झांसी राज्य सहायता करेगा, और दूसरी की झांसी के शासक की नियुक्ति अंग्रेजों की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। गंगाधर राव एक बहादुर समझदार राजा थे। उन्हें पता था कि झांसी का राजकोष खाली हो चुका है। उन्होंने राज्य का शासन सुव्यवस्थित करने के साथ सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। अब झांसी राज्य में हाथी घोड़े बड़ी बड़ी संख्या में, शस्त्रागार में अस्त्र शस्त्रों एवं तोपखाने के लिए गोला बारूद प्रचुर मात्रा में मौजूद था। राजा गंगाधर राव की सेना में 5000 पैदल सैनिक, 500 घुड़सवार थे। उस समय केवल सेना पर ही प्रतिवर्ष 22 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। इसी बीच 1851 में मैंने एक पुत्र को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश 3 माह में ही बच्चे की मृत्यु हो गई। गंगाधर के लिए एक गंभीर आघात था। महाराज गंगाधर गहरे अवसाद में रहने लगे। उनकी चिंता का कारण था लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़पने का क्रूर फरमान। महाराज गंगाधर और मैंने 1853 में अपने ही परिवार के एक बालक दामोदर राव को विधिवत गोद लिया और लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को हमारे उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया। लेकिन डलहौजी इसी तरह के मौके की तलाश
तलाश में था। उसने महाराज गंगाधर राव के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया। इसी बीच 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का निधन हो गया। आखिरकार डलहौजी ने झांसी राज्य को अंग्रेजी शासन में शामिल करने का फरमान जारी कर दिया। मैंने जैसे ये सुना तो मैंने कहा, असंभव, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैंने भावावेश में एक ऐसा निर्णय ले लिया था जिसकी कल्पना करना भी उन दिनों असंभव था। पेशवा अंग्रेजों के आगे झुक गए थे। दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। अंग्रेजी राज्य का अंग बनने के बाद मुझे खर्च के लिए 5,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलने लगी थी। मैं इस अपमान को सहती हुई अंदर ही अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गई। अंग्रेजों को लगता कि एक विधवा और असहाय रानी अब उनकी राह में रोड़ा नहीं है, पर मेरी योजना तो कुछ और थी। अपनी दिनचर्या के साथ साथ मैं तलवार व बंदूक चलाने का निरंतर अभ्यास करती। दिन यूं ही बीत रहे थे। मैं अपमान का घूंट पीकर अपना अगला कदम तैयार कर रही थी। जिन राजाओं का उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्य छिन गया था, उनमें भी असंतोष व्याप्त था। उन सभी से मैं समय समय पर मिलकर मंत्रणा करती थी। तात्या टोपे और नाना साहब से भी मैं अक्सर मिलती रही। सन 1857 प्रारंभ हो चुका था। मेरे साथ तात्या टोपे और नाना साहब की मंत्रणाएं हुई। तात्या टोपे चाहते थे कि अब समय आ गया है कि देश को आजादी दिलाई जाए, परंतु मैंने उन्हें धीरज से काम लेने को कहा। बैठक में तय हुआ कि संपूर्ण देश में जनता 31 मई को विद्रोह करे और क्रांति का प्रतीक चुना गया कमल का फूल। इस निर्णय को देश भर में फैलाने का काम तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे ने अपने विश्वस्त लोगों की एक टीम बनाई। एक रोटी के साथ क्रांति का संदेश किसी नगर में भेजा जाता व उनसे भी यही संदेश अगले नगर में भेजने को कहा जाता। इस प्रकार कम समय में ही क्रांति का संदेश देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका था, किंतु भाग्य को यह स्वीकार नहीं था। मेरठ की बैरकपुर छावनी में हुए विद्रोह की चिंगारी 31 मई से पहले ही भड़का दी। लॉर्ड कर्निंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई। 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हुई स्वतंत्रता की क्रांति धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैलने लगी थी। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु बाद में इसका स्वरूप बदला और यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। मैं धन्यवाद दूंगी वीर सावरकर जी को, जिसने हमारे इस क्रांति के प्रयास को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। नहीं तो हमारे इस बलिदान को विद्रोह और बगावत का नाम दिया गया था। 10 मई से प्रारंभ हुआ यह क्रांति का जुनून धीरे धीरे क्रांति की भावना उत्पन्न कर रहा था। 12 मई को दिल्ली में अधिकार के 7 क्रांतिकारी के हौसले बुलंद हुए। इन क्रांतिकारियों ने अपदस्थ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। इसके साथ ही आग की तरह यह क्रांति पहले नगलों, कानपुर, बरेली, झांसी, इलाहाबाद, बनारस होते हुए बिहार तक जा पहुंची। 4 जून को झांसी का शासन मेरे हाथ में आया। शासन की बागडोर संभालने के बाद मैंने राज्य की कई व्यवस्थाओं में सुधार किए। सेना को मजबूत करने के साथ राज्य का खाली हो चुका खजाना भी भरा गया। झांसी का प्रत्येक घर युद्ध की तैयारी कर रहा था। हर कोई अपने लिए शस्त्र तैयार कर रहा था। इधर अपनी हार से बौखलाए अंग्रेजों ने रणनीति बनाकर अमल करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम था कि शीघ्र ही 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया। इस संघर्ष में अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां बाद में कैद में उनकी मौत हो गई तथा उनके दोनों पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा को मरवा दिया। इधर 23 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। हमारी सेना तैयार तो थी, पर अंग्रेजों की सेना और उनकी तोपों के आगे सेना भी कमजोर पड़ रही थी। अब परीक्षा की घड़ी थी। मैंने शस्त्र उठाया और युद्ध के लिए कूद पड़ी। अंग्रेजी सेना को कई बार हमने पीछे हटने को मजबूर कर दिया। धीरे धीरे सेना के कई जवान बलिदान हो चुके थे। मैंने आनन फानन में एक बैठक की और बताया, मेरे 4000 सैनिकों में से अब 300 से 400 सैनिक बचे हैं। तोप दागने वाले सैनिक भी अब हमारे साथ नहीं है। ऐसे में यहाँ से निकलना विकल्प है और बाहर रहकर हम एक बार फिर से संगठित होकर झांसी को आजाद कराएंगे। सभी ने मेरे इस निर्णय पर सहमति जताई। कुछ योद्धाओं के टुकड़े अपने साथ लेकर मैं किले से बाहर निकली। अंग्रेजी सेना और मेरे बीच जमकर युद्ध हुआ। मैं अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ते लड़ते कालपी पहुंची।
तात्या टोपे से मिलने के बाद मैं फिर से सेना जुटा ही रही थी कि हुरोज ने कालपी पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी।